ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स क्लास 11th के अंदर में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो शुरू तो हम लोग करेंगे कि भाई बेसिक कंप्यूटर्स क्या हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कोडिंग्स की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो आज तो हमारी जैसे फर्स्ट क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में हम फोकस करेंगे कि थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जान लें। जो कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो आपको, कुछ नहीं भी पता होंगी। तो थोड़ा सा आज आपका सेशन ऐसा होगा जो थोड़ा सा हल्का होगा, ब्रश अप हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे। अच्छा ये बताओ, गेम्स वगैरह खेलते हैं आप? खेले हैं मतलब? गेम्स मतलब ऐसे खेले नहीं है, इतने नहीं खेले। अच्छा, कंप्यूटर गेमिंग नहीं की है? नहीं। ठीक है। हम लोग एक्चुअली जब छोटे थे बहुत गेम्स खेलते थे। अपने पीसी में फ्रेंड से मांग के गेम्स इंस्टॉल कर लेना एंड देन प्ले करना। काफ़ी सारे गेम्स आते थे। तो जैसे आप अभी हम क्लास 11th के अंदर में आपका जो मॉड्यूल है उसमें पाइथन जो है वो मेन सब्जेक्ट उसको बनाया हुआ है। पहले जो एनसीईआरटी में क्या आता था कि उनका सी या सी प्लस प्लस जो है सब्जेक्ट होता था सुनीता अरोरा का। अब उसमें उन्होंने चेंज करके पाइथन को इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे इंजीनियरिंग में तो वहाँ कंप्यूटर साइंस एक सबसे मेजर स्ट्रीम है। मेजर आपका सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइंस है। कहते हैं ना, जो हाईली स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर बच्चे आपका सीएस ब्रांच में। और जो आपका कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड। इस वजह से सिर्फ पाइथन जो है वो हमारा अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। कल की डेट में जावास्क्रिप्ट आ जाएगा तो जावास्क्रिप्ट चलेगा। ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपके खुद के ओन टर्म्स में ओन डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि भाई कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, सो आप क्या बताओगे? अ, मतलब कंप्यूटर का तो ऐसा बोलेंगे कि मशीन जो है, जो मतलब ऑपरेशंस को और सिंपल टर्म्स उन्हें में कैरी आउट कर पाए। एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी क्लास 6th में आया है। उसने बोला कि भैया हमें बताया मैम ने कि हमें कंप्यूटर लैब लेकर जाएंगे, तो ये कंप्यूटर क्या होता है। तो थिंक ऐसे आप सोचो कि एक बच्चा है, आप उसको क्या बोल के समझाओगे? मतलब एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि आप जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। करेक्ट। और क्या बताओगे आप उसको? इसमें आप एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस और उन सबको, जैसे सोशल मीडिया की यूज करके हम्म आप अपने लिए इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई वीडियो सेव करनी है तो आप इसमें वीडियोस भी सेव कर सकते हो, कोई चीज डाउनलोड करनी है आप डाउनलोड कर सकते हो। हम्म। और आप सही बाकी जा रहे हो। लोगों से कनेक्ट कर सकते बिल्कुल। ओके, सो देखिए, आप बिल्कुल अभी सही कह रहे हो कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, हमेशा जो डेफिनेशन होता है ना वो इस तरीके से बताना चाहिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में, कि एक छोटा बच्चा है उसको आप समझा रहे हो कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है। ये सिंपल सा रूल है, ये हर जगह काम आता है। जब भी कोई एक्सप्लेनेशन पूछे किसी भी डेफिनेशन, चाहे मैथ्स फिजिक्स कुछ भी हो, वहाँ पे आपको जो डेफिनेशंस हैं वो इस तरीके से बतानी होती हैं कि अगले इंसान को बहुत इजीली समझ में आ जाए। बहुत हाई फाई इंग्लिश के वर्ड्स नहीं चाहिए, सिंपल लॉजिक।
सो कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को। मतलब हम उसको डेटा को कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट देने का मतलब है कि हम उसमें या तो कीबोर्ड से कीज प्रेस कर रहे हैं, एबीसीडी लिख रहे हैं, या फिर हम कुछ बोल रहे हैं और वो अपना ऑडियो इनपुट ले रहा है या वीडियो इनपुट ले रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट लेता है डेटा का और एक्सटर्नल हमें प्रोसेस करके वो देता है, यानी कि आउटपुट देता है। आउटपुट में क्या दे सकता है? स्क्रीन पे कुछ प्ले कर सकता है, कोई वर्ड्स को हम टाइप कर रहे हैं तो लिख के दिखा सकता है। ठीक है। और या फिर आपको एक म्यूजिक को प्रेजेंट करके दिखा सकता है, स्पीकर्स पे आपको म्यूजिक प्ले करके दिखा सकता है। ठीक है। सो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ जैसे कि कैलकुलेशन, अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला है तो उसको कैलकुलेट करने में छोटे मोटे कैलकुलेशंस तो इजीली हो जाएंगे जो कैलकुलेटर से भी होते हैं। वो सारे ऑपरेशंस जो हैं आप कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हो। फिर कंप्यूटर को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूसेज किया जा सकता है, मूवी देखना, गेम्स खेलना। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हो। बट अगर किसी टेक्निकल वे में उसको थोड़ा सा बताना भी चाहें तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है कि कंप्यूटर का जो स्पेलिंग है उसका एक फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म पता है उसका, कंप्यूटर का? नहीं। ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ठीक है, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। अब इसको अलग अलग जगह पर आप देखोगे, अलग अलग आपको कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म्स हर एक वेबसाइट्स पे आपको डिफरेंट मिलेगा। कोई ट्रेड कर देगा, कोई टीचिंग कर देगा, कोई टेक्नोलॉजिकल कर देगा। ठीक है। अब जब आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख लेंगे, लिखने के बाद में क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई किस किस पर्पज़ में यूज़। तो एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही कर सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत आप उसके यूसेज बताइए, कहाँ किस किस फील्ड में वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये है, अभी देखिए, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। आपने कोई इसको डेटा दिया, उसको वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेसेस इट, स्टोर्स एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। यानी कि जब आप उसको कोई डेटा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसके अंदर में कोई डेटा स्टोर कराया, पिक्चर्स लिया मैंने पेन ड्राइव के थ्रू, उसमें इनपुट किया सबसे पहले। तो इनपुट क्या हो गया? सबसे पहले आपने सिस्टम को कुछ डेटा दिया, मैंने इनपुट दिया। अब उस डेटा को वो स्टोर करेगा, मैं उसके किसी भी ड्राइव में जाके सेव करूंगा अपनी फाइल को, वो हो गया स्टोरेज। जब हम किसी चीज़ को रखते हैं स्टोर करके, उसको स्टोरेज कहता है। अब उस जो हमने वीडियो को उसमें को या फोटोज को हमने उसमें सेव किया, उसको अब हम प्ले कर रहे हैं, तो अब वो क्या हो गया? आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अब मान लो कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे छोटा सा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप्स हो गया, एटीएम मशीन्स हो गए जो एटीएम्स में लगे रहते हैं, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सारे कंप्यूटर्स हैं जो भी कंप्यूटिंग कर रहे हैं। यानी कि कंप्यूटिंग का मतलब है कि जो भी डेटा को इनपुट लेकर और अंदर कुछ भी प्रोसेस कर रहा है, वो सब का सब कंप्यूटर्स हैं। चाहे वो कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, एटीएम मशीन हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, इन सभी को आपको कंप्यूटर्स कहा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। सो कंप्यूटर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिला के बनता है। अब कंप्यूटर के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट और दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको आप टच एंड फील कर सकते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हेड, स्पीकर्स, मॉनिटर। तो ये सब आपके हार्डवेयर से आ गए। अंदर का मदरबोर्ड हो गया, फिर जो भी चीज़ें आप छू सकते हो, सिंपल। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कौन सा आ गया? सॉफ्टवेयर वो जिसके थ्रू हार्डवेयर चलता है, जो प्रोग्रामिंग्स हो गए, कोड्स हो गए, कोई गेम्स हो गए। ठीक है। तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं।
जब इन दोनों को आप मिला देते हैं तो एक कंप्यूटर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहला आपका जो यूनिट होता है दैट इज सीपीयू। ठीक है। सो सीपीयू में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, देखिए इस तरीके का आपके पास एक सीपीयू है। ठीक है। इस सीपीयू में एक एएलयू आपका आ जाता है। ठीक है। एएलयू क्या होता है आपका, इसको कहते हैं आप एएलयू, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितनी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी एएलयू के थ्रू प्रोसेस की जाती हैं। फिर आपका आता है सेंट्रल यूनिट, और फिर आता है आपका रजिस्टर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इसी सीपीयू का हमारा पार्ट होता है फिर रैम और रोम। दो पार्ट्स में प्राइमरी मेमोरी। अब हमारी दो टाइप की मेमोरी होती है। ये तो हम सीपीयू इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारा सीपीयू। अब प्राइमरी मेमोरी हमारा कह रहा है कि दो टाइप्स के हैं, एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, रीड्स ओनली मेमोरी। अच्छा, रैम क्या होता है कि हमारा एक टेम्पररी स्टोरेज होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए हमने स्टोर किया। और रोम वो होता है जो हम थोड़ा सा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसमें स्टोरेज करते हैं, तो उसके हम रोम बोलते हैं। अच्छा, रैम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल चला रहे हो, चलाते चलाते अचानक से आपका लैपटॉप बंद हो गया। तो लैपटॉप बंद हो गया तो जहाँ पर आपने उसको स्टोर किया था या लॉग आउट हो गया, तो वहीं से रिकंटिन्यू होगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है। लेकिन जब आप मान लीजिए शट डाउन कर दोगे कंप्यूटर को, एकदम सिस्टम ऑफ हो गया, फिर उसके बाद सिस्टम स्टार्ट होता है, तो जो नॉर्मल जो फाइल आप चला रहे थे वो फाइल्स भी बंद हो गई, और वो वहां से फिर रिकवर नहीं होंगी। तो वो जो आपने फाइल स्टोर की हुई थी, जिस पे आप काम कर रहे थे, वो फाइल तो आपके सिस्टम में ही है, जो कि है रोम के अंदर में, जो एक्चुअल में आप स्टोर करते हो। लेकिन जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे और टेम्पररी आपका डेटा सेव हो रहा था, उसको रैम कहते हैं। और रैम जो है यूजुअली आपका फास्टर होता है, तेज होता है। ठीक है। हम इसके बारे में अभी आगे और पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस का मतलब है जिससे हम सिस्टम के अंदर कुछ भी डेटा इनपुट कर रहे हैं, जैसे मान लो इनपुट डिवाइसेस से आप क्या समझते हो, कुछ एग्जांपल्स आप बताओ। इनपुट डिवाइसेस, कोई भी आइडिया आप बताओ। मतलब जैसे माउस हो गया, मतलब हम्म। उससे आप स्क्रीन में आप चेंजेस कर सकते हो। करेक्ट। कीबोर्ड हो गया, और हम्म। जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोफोन, ये सारी करेक्ट। चीजें। बिल्कुल सही। तो जिस भी डिवाइस से आप इनपुट, मतलब कंप्यूटर को आप कुछ डेटा दे रहे हो, चाहे माउस हो गया, स्पीकर हो गया, कैमरा हो गया, वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस के क्या एग्जांपल्स हैं। आउटपुट में मॉनिटर आ जाएगा, और जैसे कोई स्पीकर्स हो गए और प्रिंटर हो गए, मतलब वो उसके लिए बने नहीं है पर उन्हें यूज कर सकते हैं उनसे, ठीक है। पीसी से। गुड। आउटपुट डिवाइसेस आपके जैसे कि स्पीकर्स हो गए, ठीक है, प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन्स हो गए, या फिर आपका मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेस जो आपको प्रेजेंट करके डेटा दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सेकेंडरी स्टोरेज हमारा क्या होता है कि जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया मोबाइल फोन्स में, ये सब हमारे सेकेंड, हार्ड ड्राइव हो गया, तो ये हमारे सब सेकेंडरी स्टोरेज में ये सारा हमारा पार्ट्स आ जाता है। ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस के देखिए, आप कीबोर्ड है, हेडफोन्स के अंदर में जो माइक्रोफोन्स होती हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। इस तरीके से एक माइक्रोफोन ऐसा निकला हुआ रहता है, वो आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है, तो वो स्कैनर्स हो गया।
देन किसी भी डिजिटल डेटा को आपको प्रेजेंट करना है, तो डिजिटल जो डेटा कंप्यूटर में ऑलरेडी है वो भी एक इनपुट ही है। ठीक है। फिर अभी मोबाइल फोन्स आप चलाते हो या कुछ अभी लैपटॉप्स टैबलेट्स आती हैं, तो उसको आप टच भी कर सकते हो, तो जो टच स्क्रीन होता है वो भी इनपुट है, मतलब टच होने पर अंदर कुछ फंक्शन हो रहा है, तो उसको आप टच स्क्रीन को भी आप इनपुट डिवाइसेस मानते हो। देन आपने देखा है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वो बार कोड स्कैन करते हैं, कोई भी आइटम हाँ। प्रोडक्ट को स्कैन करके और तुरंत उसका प्राइस वगैरह उसमें आ जाता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, जो हमारा डिजिटल डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करे, मतलब कि जो कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, जो अपनी भाषा से हमारी भाषा में बात करे, मतलब हम कैसे बात कर सकते हैं, सुन के और देख कर, तो वो हमें प्रेजेंट करता है कैसे, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, तो उस तरीके से हमें प्रेजेंट करके देता है, वो आउटपुट हमें शो कर रहा है। अच्छा, 3D प्रिंटर्स आपने देखे हैं कभी कोई वर्कशॉप वगैरह में? 3D मतलब मैंने ऐसे किसी वर्कशॉप में नहीं देखा, मतलब यूट्यूब पे देखा है। ओके। अच्छा देखिए, 3D प्रिंटर्स क्या होता है ना कि आपका मोल्ड होता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक के मोल्ड को आप, पाइप्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अब उसको ना एक प्रिंटर के अंदर में डाला जाता है। अब उस प्रिंटर में आप कोई भी डिज़ाइन बनाकर उस प्रिंटर को कमांड देते हो कि आप इसको प्रिंट करो, तो वो क्या करता है कि उसी डिज़ाइन को एग्जैक्टली वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ना बनाता जाता है, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो पूरा मॉडल बन के आपका रेडी हो जाता है। ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग डिवाइसेस पे ये आप इसको चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल साइंसेज में कुछ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाने हैं, छोटी सी उंगली बनानी है, किसी का हाथ टूट गया है उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इंजीनियरिंग में भी कई डिफरेंट फील्ड्स हैं, वहाँ पर भी 3D प्रिंटर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कोई छोटा सा मोटर बनाना है, शाफ्ट बनाना है, तो इजी प्लास्टिक या फाइबर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम 3D प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। देन हमारा मेन पार्ट आ जाता है पूरे कंप्यूटर का, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसको CPU इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे कंप्यूटर का ब्रेन है ये, यहाँ से सारी फंक्शनिंग होती है। ये आपका कैलकुलेशन भी करेगा, आपका इनपुट का डेटा आउटपुट में शो करने का काम भी यही करेगा, पूरे सिस्टम को चलाएगा भी यही, क्योंकि देखो जब सिस्टम चल रहा है तो गर्म हो जाएगा। अब ये फैन को कमांड देता है कि भाई ठीक है, आपका सिस्टम गर्म हो रहा है, आप फैन की स्पीड और फास्ट कर दीजिए। फैन की स्पीड फास्ट होने से क्या होगा, CPU ठंडा रहता है। सिमिलरली ये मल्टीपल फंक्शंस को करता रहता है, जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को कंट्रोल करता है, आईज, ईयर्स, लिप्स, हैंड्स, हर किसी को ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम्स में। अब आते हैं एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी को ये प्रोसेस करता है। मतलब हमने कुछ इनपुट डाला, कैलकुलेटर चला रहे हैं हम लोग लैपटॉप में, तो उस कैलकुलेटर को सॉल्व करके देता है हमारा ALU। ठीक है। एंड जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये इनको लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया, एक एंड हो गया, और हो गया, ये सब आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और इनको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इनको बोला जाता है एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेशंस लिखा है, और इन चारों को सिंबल्स जो है ना ऑपरेटर्स कहा जाता है। सिमिलरली जो ये आपके सिंबल हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड, और, इन पांचों को क्या ऑपरेटर्स कहा जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। अब आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने उसको इनपुट दिया तो कीबोर्ड पे टाइप करके दिया, फिर कीबोर्ड से वो जाएगा कहाँ, कीबोर्ड से जाएगा वो CPU में, CPU उसको भेजेगा फिर ALU, कि भाई आपके नाम के कोई रिक्वेस्ट आई है, उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेटर ओपन होगा, वो उसको बताएगा कि ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपको मॉनिटर पे प्रेजेंट करना है उसका आंसर जो है। तो एक फ्लो हो गया कि मतलब एक जगह से शुरू हुआ
और दूसरी जगह पे जाके खत्म हुआ, तो ये एक नदी की तरह फ्लो है कि पहले यहाँ से शुरू होगा और वहां पर जाकर खत्म होगा। तो ये डायरेक्ट करता है फ्लो को, कहाँ से शुरू होना और कहाँ खत्म होना है, इसको गाइड करता है ये। अच्छा, रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है एक छोटे से मेमोरी को जो कि सीपीयू में होता है। जैसे हम रैम पढ़ रहे थे ना, वैसे ही रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स हमारा बहुत ही छोटा और बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंडर में आपके स्टोर करता है, जो कि कुछ टाइम के लिए टेम्पररी आपका डेटा को स्टोर करता है। अच्छा, इस टाइप के हम क्या बोलते हैं स्टोरेज को? रैम। बिल्कुल सही। इवोल्यूशन देखोगे कंप्यूटर्स का तो लगभग 500 बीसी के आसपास आपका अबैकस बना था। उस टाइम तो हम लोग थे भी नहीं अब देखने के लिए कि सच में बना था या नहीं, बट माना जाता है 500 बीसी के आसपास में आपने अबैकस देखा। सबसे पहला कंप्यूटर अबैकस को माना जाता है। फिर उन्होंने पास्कल लाइन बनाया, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, फिर टैबुलेट मशीन बनाई। तो ये अलग अलग तरह के मशीन्स का इवेल्युएशन हुआ। अबैकस तो सबसे सिंपल है, फिर पैस्केलाइन आया, फिर एनालिटिकल इंजन्स आए। अब इसके बारे में हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के डिवाइसेस हमारे पास में अवेलेबल थे। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब्स, इस तरीके की आपकी ट्यूब्स होती हैं। वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर में ना कोई एयर नहीं है, ठीक है, उस तरीके की ट्यूब्स को बोला जाता है वैक्यूम ट्यूब्स। अब 1940s में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उस तरीके से फंक्शन करते थे। जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया तो उसमें ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। अब ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं कि आपका जो मैनुअल काम हो रहा था, अब वो इलेक्ट्रिकल काम उसमें होने लगा सर्किट के थ्रू। थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर आया तो इंटीग्रेटेड उसमें सर्किट्स लगा दिए। फिर मतलब सारी चीज़ें जो है ना चिप्स के साथ में, चिप मतलब छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स और नैनो पार्टिकल्स के साथ में जोड़कर आपका एक मदरबोर्ड बनाया गया। मदरबोर्ड्स को फिर आपका आगे जाके उनको माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ, मतलब छोटे छोटे प्रोसेसर आज के डेट में कहते हैं ना, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है या फिर इंटेल का प्रोसेसर है। तो ये सारे छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो मोबाइल फोन्स में, घड़ियों में, स्मार्ट वॉचेस में लगते हैं। आज के टाइम में करंटली हम देखें तो एआई आ गया, एप्पल के अंदर में एप्पल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटीज आ गए। फिर अलग अलग आर्टिफिशियल आपके पास में डिवाइसेस आ चुके हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है कि इसमें एक सीपीयू आपका आ गया, सीपीयू के अंदर में एक मेमोरी आपकी आ गई। मेमोरी के अंदर में आपका इनपुट हो रहा है, आउटपुट जा रहा है और कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। और दूसरा, ये सबसे पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का जो है ना मॉडल था, जिसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिसके अंदर में आपका पूरा सीपीयू था और दूसरा एक बाइनरी प्रोग्रामेबल, मतलब कि 0 और 1 की लैंग्वेज में उसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो सबसे पहला आर्किटेक्चर इसी को माना जाता है कि उसमें सीपीयू था और 0 1 की लैंग्वेज में कोडिंग उसमें होती थी। नाउ, अब हम आते हैं मेमोरी इन कंप्यूटर्स। दो टाइप की हमारी मेमोरी है, जिसमें कि आपका डेटा और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस स्टोर होता है। और दूसरा टाइप का डेटा आपका मेमोरी आ गया जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप मेमोरी जिसको कहा जाता है। प्राइमरी के अंदर में आ गया आपका रैम और रोम। रैम आपका जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। रोम आपका थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन मेमोरी कहा जाता है जिसमें, और ये जो रैम होता है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद हुआ। वो टेम्पररी वोलेटाइल होता है। लेकिन रोम जो है वो परमानेंट होता है और नॉन वोलेटाइल, अपने आप डिलीट नहीं होगा कुछ भी डेटा आप उसमें स्टोर करोगे तो, ठीक है। रैम फास्टर होता है, रोम उसका रैम के मुकाबले थोड़ा सा स्लो होता है। अब हम आते हैं कैश मेमोरी। अच्छा, कुछ ना साइट्स हम कभी कभी जब चलाते हैं तो अच्छे से लोड नहीं होती हैं, फिर हम उसको रिफ़्रेश करते हैं। जब रिफ़्रेश करते हैं तो फिर वो वापस से वहीं से लोड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और वो शुरू ज़ीरो से क्यों नहीं करता, जहाँ पे हमने छोड़ा वहीं से रीलोड होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्पररी स्टोरेज हो जाता है डेटा का, जिसको कैच मेमोरी कहते हैं, ठीक है। टेम्पररी स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए स्टोर, कि हाँ भाई आप अगर कोई मूवी देख रहे हो हॉटस्टार पे, नेटफ्लिक्स पे, किसी पे भी,
कोई प्रोग्राम आप वॉच कर रहे हो, आपका अचानक से इंटरनेट चला गया, अब आपका वहाँ पे एरर शो कर दिया, आपने दोबारा इंटरनेट आया, अब वहीं से आपका रिज्यूम होगा। तो उनको कैसे पता चला कि कहाँ पर आप थे, 39 मिनट पे थे या 49 सेकेंड पे थे? तो वो स्मॉल टाइम के लिए ना कैच मेमोरी में जाके डेटा को स्टोर कर देता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर होता है, या तो हार्ड ड्राइव में, HDD किस जिसको कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव अभी नया आ गया। हार्ड ड्राइव में क्या होता था ना कि बड़ा सा, थोड़ा दिखने में भारी भरकम एक हार्ड ड्राइव होती थी। अभी SSD आ गया तो वो छोटा सा, स्लीक सा, पतला सा होता है, और उसमें पार्ट्स मूवेबल कम होते हैं। पहले CD DVDs आती थी परमानेंट स्टोरेज में, पेन ड्राइव्स आते हैं, अभी भी आते हैं। फिर मेमोरी कार्ड्स आते हैं, माइक्रो SDs, जो हम मोबाइल फोन्स में डालते थे। अभी तो उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब लार्जर ये डेटा साइज होता है हमारा, इसमें बहुत बड़ा डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, कई GBs में स्टोर होता है। और रैम रोम में क्या होता है कि छोटा सा डेटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं होता, हार्डली 10 MB 20 MB, और रोम के अंदर में भी मान के चलो 1 GB 1.5 GB डेटा। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होता है, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर, 500 GB, 1 TB, इस तरीके का डेटा इसमें स्टोर होता है। अच्छा, मेमोरी की हायरार्की क्या है? सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं रजिस्टर्स। जब रजिस्टर्स से हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, फिर आएगा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी से फिर थोड़ा सा ज़्यादा डेटा हम आएंगे तो आएगा रैम। रैम से जब हम ऊपर जाएंगे तो आएगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मतलब छोटे से डेटा हमारा साइज बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे मतलब जैसे, हाँ जी बताइए। सेकेंडरी स्टोरेज और रोम एक चीज है? हाँ, रॉम जो और सेकेंडरी स्टोरेज है, दोनों ही सेकेंडरी स्टोरेज हैं, दोनों ही सेकेंडरी स्टोरेज में कंसिडर होता है। ओके। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज ना एक बकेट है जिसमें रॉम, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स, SSD, ये सब कुछ आ गया, और ये परमानेंट स्टोरेज है। ओ, ठीक है। अब हम आते हैं स्पीड। अब जैसे जैसे सोचो डेटा बढ़ेगा, वैसे वैसे जो स्पीड है वो भी डिक्रीज होगी। मान लो कि एक छोटा सा पेपर है, वो आपको पढ़ना है, तो आप तुरंत पढ़ लोगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि ये पूरी बुक पढ़नी है, तो आप पूरी बुक पढ़ने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। सिमिलरली कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा डेटा होता है तो जल्दी प्रोसेस करता है, और बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है तो उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब जैसे देखिए रॉ डेटा है, मतलब कोई भी रॉ डेटा का मान लो बिल्स हैं, तो बिल आपने कंप्यूटर में स्टोर किया हो तो रॉ डेटा है। लेकिन उसी बिल को आप लगा दो काम पर कि नहीं ये बिल है, इस बिल से चलो अब हम ये निकालते हैं कि बजट बनाते हैं बिल को देखते हुए, तो वही रॉ डेटा को आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब उस इन बिल को आपने क्या किया, जो बिल कागज में था उसको आपने कंप्यूटर में डाला और उसके ऊपर बजट बना रहे हो आप एक्सेल फाइल में। अब बजट बनाने के बाद अब आपके पापा आए, उन्होंने कहा कि चलो अब हम इसके ऊपर में एनालिसिस करते हैं कि इस महीने का पूरा खर्चा कितना हुआ। तो वो जो खर्चा आप निकाल रहे हो वो उसका रिजल्टेंट हो गया। जो बिल था आपका सामान का, वो आपका रॉ डेटा हो गया। उस बिल को आपने कन्वर्ट कर दिया गूगल शीट में या एक्सेल शीट में, इस तरीके से कि सीरियल नंबर 1, आइटम 1, क्वांटिटी, और प्राइस कितना लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बिल को कन्वर्ट कर लिया रोज एंड कॉलम्स में। अब आप अपने फादर मदर के साथ मिलके आपने बजट बना लिया। अब आप लोग मिलके इस पे एनालिसिस कर रहे हो कि अच्छा, मतलब कि हमारा जनवरी के मंथ का जो डेट मतलब खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, फरवरी में थोड़ा कम हुआ, मार्च में बढ़ गया, फिर हमारा मई में और बढ़ गया, जून में और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर हमारा जुलाई में खर्चा जो है वो कम हो गया। तो इस तरीके से आपने उसका रिजल्ट निकाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा में। देखो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम